आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वन लोकस जेनेटिक मॉडल, जिसके हवाले से फर्दर पहले ऐसे हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और कुछ एमसीक्यूज भी हार्डी विनबर्ग लॉ से रिलेटेड किए. Locus is the position of genes or alleles in the chromosomes. और हैप्लॉइड स्टेज पे हम या डिप्लॉइड स्टेज पे एक सिंगल लोकस की बात कर सकते हैं. दोनों केसेस में लोकस सिंगल ही होगा. लाइक जब भी हम क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली रेफरिंग टू द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. और उसमें जो पोजीशन होती है किसी भी जीन की, उस जगह पे अगर यहाँ पे जीन ए मौजूद है तो ए की कोई अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर भी मौजूद होगी, ए प्राइम, A1, A2, A3, जिसे हम अलील बोल रहे होते हैं. तो एक सिंगल लोकस पे जो मॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसको स्टडी करने के लिए, या सिंगल लोकस पे सिलेक्शन को स्टडी करने के लिए, या सिंगल लोकस पे जीन फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करने के लिए हम जनरली सिंगल लोकस सिलेक्शन मॉडल की बात करते हैं. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सिंगल लोकस अंडर सिलेक्शन. थिंक ऑफ दिस एज ए ट्रेट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन. और हार्डी वेनबर्ग लॉ के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें भी हम सिंगल जीन पेयर की ही बात कर रहे थे यूजुअली. So individual different fitness when they leave different numbers of offsprings. When the fitness of at least one genotype is different from other, selection occurs. And it's a pair of homologous chromosomes. ये जीन लोकस शो किया गया है. इस पूरे को हम एक सिंगल जीन लोकस बोलेंगे पेयर के ऊपर. और उस पे जो जीन्स मौजूद हैं एक दूसरे के लिए, वो अल्टरनेटिव फॉर्म, वो अलील्स है. The two members of homologous pair carry alleles for the same gene and therefore they affect the same trait as well. आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 में ये टॉपिक गिवन है. द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सिलेक्शन इज फॉर वन फेवर्ड एट सिंगल लोकस और वन लोकस ओनली. वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट केस कि हमारे पास इन केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग ओनली ऑन वन जीन लोकस. हालांकि ओरिजिनली ऐसा नहीं, हम जानते हैं मल्टीपल जीन लोसाई पे द सेम टाइम इफेक्ट हो रहा होता है और एक से ज्यादा जीन्स लोसाई पे जो है वो ये प्रोसेस चल रहा होगा. But suppose that individuals with the three genotypes have the following relative chances of survival from birth to the adult stage. अगर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म है उनके अंदर किसी एक लोकस पे, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो है 1. और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव है, कोई समझ ले कोई डिजीज की केस है, तो उसमें है 1-S. अब इसमें S क्या है? S इज द नंबर बिटवीन 0 and 1 and is called the selection coefficient. क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रही, यू समझ ले वो 1 में से माइनस करनी पड़ रही है उनके सिलेक्शन कॉफिशिएंट को. और सिलेक्शन कॉफिशिएंट को एक्सप्रेस किया जाता है एज रिडक्शन इन फिटनेस रिलेटिव टू द बेस्ट जीनोटाइप. अगर हम कह रहे हैं नॉर्मल स्किन कलर या एल्बिनो स्किन कलर, नॉर्मल पीपल या सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट हैं, उनकी सर्वाइवल में कितना फर्क है, तो ये नॉर्मल लोगों के जीनोटाइप है, होमो या हेट्रोजाइगस फॉर्म, और ये रिसेसिव डिजीज की फॉर्म है. डिजीज की फॉर्म में जाहिर है सर्वाइवल 1 से कम होगी, क्योंकि वो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है जिसको हम डिजीज कंडीशन शो कर रहे हैं. इफ एस सिलेक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1 देन होमोजाइगस रिसेसिव, फर्स्ट करें उसको 1 से हमने कितना कम लिया, 0.1. तो उसका मतलब ये है जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, स्मॉल ए individuals have 90% चांस ऑफ सर्वाइवल, कि उसमें 0.1 नहीं है, 0.9% वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो 90% सर्वाइवल चांस है. जबकि कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए जो हेट्रोजाइगस फॉर्म है, इनके लिए 1 नंबर लिखने का मतलब क्या है कि इनके सर्वाइवल के चांसेस 100% है इस एग्जांपल के केस में. So there are relative values. In a real case, the chance of survival from birth to death for the reproduction of an individual, the best genotype, हो सकता है ये 100% ना हो ओरिजिनली, हो सकता है ये जस्ट 50% हो. लेकिन हम ये जस्ट एज्यूम करें टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन कोएफिशिएंट, के सिलेक्शन किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है नॉर्मल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को, नॉर्मल जीन फ्रीक्वेंसीज को. आइडियली जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे प्रीवियसली, तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आपने एज्यूम करना है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, कि हमेशा p+q 1 के इक्वली आ रहा है. हालांकि ऐसा नहीं होता, ओरिजिनली उसमें थोड़ी वेरिएशंस हो सकती हैं. अगर फर्ज करें ये 1 की बजाय सर्वाइवल चांसेस किसी नॉर्मल जीनोटाइप वाले भी इंडिविजुअल में किसी लोकस पे 50% है, फिर s अगर 0.1 है, तो इसका मतलब है जो इंडिविजुअल है
वो 45% चांसेस है उनके सर्वाइवल के। 100 में अगर 90% थे तो 50 में जाहिर है कितने होंगे, 45%, उससे भी आधे। तो 0.1 का मतलब कि 10% 50 में से भी कम करना है फिर आपको सिलेक्शन कोएफिशिएंट। So the chance of survival is the fitness of genotype. We are assuming that all surviving individuals, they produce same number of offsprings, and fitnesses, they are like the chances of survival expressed relative to a figure of 1 for the best genotype. 1 का मतलब होगा कि जो बेस्ट जीनोटाइप है वो 100% सर्वाइव कर रही है, और माइनस एस, ये जैसे एस की वैल्यू जहां पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं फिटनेस 1 इधर ले रहे हैं 0.9, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.1 सॉरी 0.81 जो फिट इंडिविजुअल्स हैं। जबकि जो लेस फिट हैं जैसे हेट्रोजाइगोट है उनका प्रपोर्शन है 0.18, और जो फ्रीक्वेंसी 0.01 का मतलब है कि वो लीस्ट फिट ऑर्गेनिजम्स हैं उस पॉपुलेशन के अंदर। टोटल इन्होंने एग्जांपल ली कि अगर बर्थ पे 100 इंडिविजुअल्स थे तो टोटल रह जाएंगे अडल्ट स्टेज पे 92। वो कैसे कि 81 में से 73 जिनका 90% सर्वाइवल चांसेस है, फिर इधर जो है वो 18 और इधर 1, जबकि 1 आउट ऑफ 92, 18 आउट ऑफ 92 और 73 आउट ऑफ 92 ये इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, जिसके लिए फार्मूला भी यूज किया जाता है। पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए 2pq 1 माइनस एस क्यू स्क्वायर, ये अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे डिराइव किया इन्होंने। जस्ट देखिएगा इधर, दिस कैन बी स्पेल्ड आउट मोर बाय रेफरिंग टू द फिटनेस एज रिलेटिव फिटनेस, कि 1 से जो कम उनकी इफेक्टिव आपके लिए फिटनेस है उसको हम रिलेटिव फिटनेस के तौर पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। However, biologists usually just say fitness, वो relative fitness की बजाय fitness की term more commonly use कर रहे होंगे। To fix a gene is genetic jargon for carry its frequency up to 1. When there is only one gene at a locus, it is said to be fixed. क्या मतलब? किसी फील्ड में अगर 100 फ्लावर्स लेट मी से लगे हुए हैं किसी जगह पे, सारे के सारे होमोजाइगस रेड हैं, कैपिटल आर है, तो हम कहते हैं उस पॉपुलेशन में कैपिटल आर फिक्स हो गया। इफ एस was 0 मतलब होमोजाइगस रिसेसिव है ही नहीं, या सिलेक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम पढ़ रहे हैं वो अगर 0 है, देन द मॉडल वुड लैप्स बैक टू द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर कोई चेंज नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी 1 तक ही रह रही है, माइनस एस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे भी हार्डी वेनबर्ग केस ऑब्टेन हो रहा है एंड द फ्रीक्वेंसीज विल गेट टू 1। अदरवाइज माइनस एस वाला फैक्टर, सिलेक्शन कोएफिशिएंट वाला फैक्टर हमें जहन में रखना होगा, और उस सिलेक्शन में वो 5 फैक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं जो हम हार्डी वेनबर्ग में बार बार डिस्कस कर रहे हैं। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, सिलेक्शन, फिर नॉन रैंडम मीटिंग, ये सारे फैक्टर उस एस की वैल्यू में काउंट करेंगे, उस सिलेक्शन कोएफिशिएंट में इन्वॉल्व होंगे। नोटिस दैट अलील्स do not have any tendency to increase in frequency just because they're dominant or decrease because they are recessive, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें सिलेक्शन होती है। डोमिनेंस एंड रिसेसिविटी ओनली डिस्क्राइब हाउ द alleles at a locus are going to be expressed, कि भाई डोमिनेंट एलील उसे बोलते हैं जो होमो और हेट्रो, सिंगल या बोथ दोनों केसेस में एक्सप्रेस हो जाती है, और रिसेसिव आप जानते हैं कि जो सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। और चेंजेस जो इनमें आ रही होती हैं दे आर सेट बाय फिटनेस, उसको फिटनेस इफेक्ट करेगी, रिलेटिव फिटनेस। इफ द रिसेसिव होमोजाइगस, ऐसा भी होता है कि कई जगह पे डोमिनेंट जो है वो अलील की उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी फिटनेस ज्यादा होती है, अक्सर केसेस में आप एग्जांपल पढ़ते हैं। लेकिन आपने ऐसी डिजीजेस भी पढ़ी है जिसमें रिसेसिव की फिटनेस सही है, वो सर्वाइव कर रहा है, और डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। इफ एज हियर द रिसेसिव होमोजाइगोट, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हम इस केस में अगर बात करते हैं एक एग्जांपल लेके कि भाई रिसेसिव की फिटनेस कम है, तो फिर हम उसको माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस एस को ले रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के केस में, क्यू स्क्वायर के केस में। इसमें बेटा we construct a model for change in gene frequency per generation. How rapidly will the population change through time? To find out, we seek an expression of the gene frequency of A, कि उसको हम P prime से ले रहे हैं in one generation in terms of its frequency in the previous generation. Previous generation में हम उसको P से assume करेंगे, और जो next generation है उसको P prime से, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है डेल्टा P जिसको शो कर रहे हैं, that is equal to P prime minus P, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है
जिसे हम कह रहे हैं कि एक जनरेशन के इंडिविजुअल को अगर आपने पी प्राइम ले लिया, दूसरी जनरेशन के इंडिविजुअल जो प्रीवियस जनरेशन थी उसके इंडिविजुअल को आपने पी ले लिया, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, जिसको पी प्राइम माइनस पी कह रहे हैं। यानी एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के इंडिविजुअल्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो आपके पास कोई सी दो सक्सेसिव जनरेशंस का जो कंसेक्टिव चल रही है उनका जेनेटिक डिफरेंस है। या वो यूं समझ लें कि जो नॉर्मल इक्वेशन पढ़े थे आप, उसमें जो डेविएशन आई है वो ये है। द मॉडल हैज द फॉर्म ऑफ फिगर 5.3, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें पी स्क्वायर 2p क्यू स्क्वायर की वैल्यूज हमने ली, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को शो किया हुआ है। ये कैसे लिए गए इसको भी जरा देखिए। टू बिगिन विद, एट बर्थ द थ्री जीनोटाइप्स होमो, हेटेरो और होमोजाइगस रिसेसिव। द रैंडम मेटिंग हमने एज्यूम किया अडल्ट के दरमियान। अगर हम वो सारे फैक्टर्स एज्यूम करें जो हार्डी वेनबर्ग के हैं, फिर तो हमारे पास ये एस मिस 1 - s की वैल्यू आएगी नहीं, और जिस इक्वेशन जो है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 वहां तक रहेगी। बट वी नो सिलेक्शन डज ऑपरेट, सिलेक्शन ने अपना असर डालना ही है। एंड एज द न्यूमेरिकल एग्जांपल शोन इन द टेबल, द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट इज लेस देन at the than the numbers which were present at the birth form। भाई बर्थ में इतने इंडिविजुअल्स है वो अडल्ट स्टेज पे सारे प्रेजेंट नहीं है, क्यों? सिलेक्शन ने ऑपरेट किया, सिलेक्शन की वजह से उसमें कमी आई है। सिलेक्शन की वजह से जो फिट इंडिविजुअल्स है वो आगे बढ़ गए और जो लेस फिट या अनफिट इंडिविजुअल्स है वो खत्म हो गए। उसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख रहे होंगे, पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर वाले इंडिविजुअल लेस फिट थे, लोअर फिटनेस थी, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप 1 - s, और s किस चीज को शो कर रहे हैं यहाँ पे? s is showing their relative s is showing their selection coefficient, और इसको इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एज 1 - s⁴। ये किस तरह से भी आपने लिखा, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। Dividing by mean fitness in the algebraic case is the same as dividing by the population size after selection in the numerical example। कि भाई उसको फिटनेस को, मीन फिटनेस को डिवाइड करने का मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन को आप किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में उससे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे टेबल 5.3 में था कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसको 92 से डिवाइड कर रहे हैं, 92 जो उनके सर्वाइविंग इंडिविजुअल अडल्ट स्टेज पे उससे। Notice that now the adult genotype frequencies are not in Hardy-Weinberg ratios। अब ये वो सिंपल इक्वेशन नहीं रही, बल्कि चेंज हो गई है। If we try to predict the proportion of recessive phenotype Q square जिसे हम पढ़ रहे हैं, मसलन इन्होंने MN ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ली, आप सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर सकते हैं, we should fail कि हम 1 तक नहीं ले जा सकेंगे फिट इंडिविजुअल्स को। Frequency of recessive phenotype is referred as Q square into 1 - s, और ये 1 - s Q square क्या है? जो आपके पास मीन फिटनेस आ रही है उससे डिवाइड करेंगे, टोटल जो नंबर है मीन फिटनेस इंडिविजुअल का उससे, नॉट क्यू स्क्वायर। यानी अब फिटनेस के बाद या वो जो फैक्टर्स थे जिन्होंने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, उसके बाद हम इस तरह से अज्यूम करेंगे। What is the relation between P prime and P? Remember, the frequency of gene A at any time is equal to the frequency of homozygous प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। कल आपने कैलकुलेट किया था ना कि अगर आप डोमिनेंट अलील देखना चाह रहे हैं तो आपको होमोजाइगस में से भी देखनी पड़ती है, और हेट्रोजाइगस में से भी हाफ जो जीन्स होती हैं वो डोमिनेंट अलील है और हाफ रिसेसिव, वो भी लेनी पड़ती है। और हमने वी जस्ट लिस्टेड दोस फ्रीक्वेंसीज इन द अडल्ट आफ्टर सिलेक्शन कि पी प्राइम जो कि नेक्स्ट जनरेशन में आप देख रहे थे फ्रीक्वेंसी, वो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू 1 - s⁴ जो कि मीन फिटनेस है, वो इसको आप इक्वल ले सकते हैं पी एक जनरेशन के हवाले से जो कि डोमिनेंट अलील की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय 1 - s⁴ शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो वी कैन नॉट डिराइव अ रिजल्ट ऑफ डेल्टा पी कि जो नेट सिलेक्शन हो रही है उसमें द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन 1 जनरेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका ये होगा डेल्टा पी पी प्राइम जो नेक्स्ट जनरेशन में नंबर था माइनस पी जो प्रीवियस जनरेशन में नंबर था, और p डिवाइडेड बाय 1 - s⁴, क्योंकि हम p प्राइम की बजाय ये नंबर लिख रहे हैं भाई। ये देखिए
एसक्यू स्क्वायर 1 माइनस एसक्यू स्क्वायर क्या डिराइव किया आपने, मीन फिटनेस, उससे डिराइव किया माइनस पी, यानी मीन फिटनेस का फैक्टर, और जो जनरेशन का नंबर पहले एट बर्थ मौजूद था उसको आपने माइनस किया, तो आपके पास जो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी ये आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी है इन द नेक्स्ट जनरेशन, और ये यकीनन इक्वल टू 1 नहीं ला सकते आप, या 1 नहीं होगी, क्योंकि जो इससे पहले जनरेशन है उसके ऊपर सिलेक्शन ने, फिटनेस ने ऑपरेट किया है, और अब वो नंबर वेरी कर रहा है। ये जो दूसरी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है पी प्राइम या पी के हवाले से, फॉर एग्जांपल अगर आप क्यू की वैल्यू 0.5 एज्यूम कर रहे हैं, द इंडिविजुअल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी और फिटनेस ऑफ 0.9 compared with homozygous or heterozygous form, then the change in gene frequency to the next generation will be over here. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये जो फार्मूला उन्होंने यूज किया है। तो मीन फिटनेस निकालने का तरीका यही होगा आपका कि आप जो है वो उसमें जो इंडिविजुअल बर्थ टू डेथ पहुंचे हैं उसमें जो चेंज आई है उसको भी साथ देख लें। सो दैट वाज अबाउट वन लोकस मॉडल के हवाले से आप किन बातों को डिस्कस कर सकते हैं।